हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू कर्नल राय डिफेंस एकेडमी। आज से हम शुरू करने वाले हैं वन शॉट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनडीए में जो भी आने वाले चैप्टर्स हैं उनको हम एक पूरा कंबाइंड इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरह एक वीडियो में पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास करेंगे और आए हुए पीवाईक्यूज को साथ में कवर करेंगे। राइट, जैसे कि आज आप सामने देख रहे होंगे चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज हम इस पूरे वीडियो में परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पूरा खत्म करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, और उसके साथ साथ हम जो भी पीवाईक्यूज आए हैं आज तक, जो पीवाईक्यूज आए हैं पिछले 3 4 5 सालों में, उसको हम यहीं पर सॉल्व करने। ठीक है, इतना करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न लगभग लगभग सेम होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और कुछ पीवाईक्यूज आते हैं, आपने एनसीईआरटी सॉल्व की है, तो आपके क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, बहुत देर नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा एक चैप्टर आपको फिनिश कर दूं। छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले डिस्कस करेंगे, जैसे कि अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। इन चैप्टर्स को हम पहले कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया, तो इन चैप्टर्स को हम कवर करेंगे और इसके पीवाईक्यूज को साथ में कवर करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिमेंबर रखना है, क्या क्या याद रखना है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक जो भी इसमें है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है हम समझेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीआर, दैट इज परमुटेशन। ठीक, तो हम परमुटेशन की बात करेंगे, एनपीआर की बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ पढ़ेंगे परमुटेशंस के अंदर। फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सर्कुलर परमुटेशन को समझेंगे, कॉम्बिनेशन को समझेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर को समझेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एप्लीकेशन ऑफ पी एंड सी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन कहां कहां यूज हो सकता है, ये इसको देखेंगे। और दिस इज द ओवरऑल चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं, सबसे पहला है कि व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि मान लो हमें एक घर बनाना है, ठीक है, ये हमारा छोटा सा घर है, ये मेरा वर्क है। घर बनाना क्या है, एक काम है। अच्छा, इस काम को करने वाले मान लो कि 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये 3 लोग हैं, तो क्योंकि अकेले घर नहीं बनेगा, इतना समझो, तो ए कुछ पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, बी कुछ पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, और सी भी कुछ पोर्शन ऑफ वर्क को कंप्लीट करेगा। अगर ये तीनों अपना अपना काम कंप्लीट करेंगे तो मेरा पूरा घर क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। ठीक है, घर बसाएंगे उसी में हम अपना। तो ये समझने वाली बात है कि जब ए अपना पोर्शन कंप्लीट किया, बी अपना पोर्शन कंप्लीट किया, सी अपना पोर्शन कंप्लीट किया, तभी जाके घर कंप्लीट हुआ। राइट, तो जब भी ऐसा काम होगा कि ए बी सी तीनों के कंप्लीट होने पे वर्क कंप्लीट होगा, तो यहां पे यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल? जैसे ऐसे समझो, थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में जाता हूं मैं, कि जैसे मान लो कि ए जो है वो 3 वेज में अपना काम कंप्लीट कर सकता है, बी जो है वो 4 वेज में, मतलब 4 तरीके से बी अपना काम कंप्लीट कर सकता है, और सी जो है मान लीजिए 5 वेज में अपना काम कंप्लीट कर सकता है। 5 अलग अलग तरीके हैं उसके पास अपना काम कंप्लीट करने का। बी के पास 4 अलग अलग तरीके हैं और ए के पास 3 अलग अलग तरीके हैं। तो टोटल वेज क्या होगा कि हमारा घर कंप्लीट करने के टोटल वेज कितने होंगे, है ना। तो टोटल वेज जो हो जाएगा दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहां पे मैंने मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, क्यों?
क्योंकि जब तीनों अपने अपने काम कंप्लीट करेंगे तब जाके मेरा मेन वर्क कंप्लीट होगा। दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन का प्रिंसिपल है ये। इतना समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। इसको जरा समझो क्या कह रहा है। एक सिंपल सी बात यह है कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, 3 ही प्लेसेस होंगी उसके पास, वंस, टेंस और 100, है ना। और हमें इन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स भरने हैं, यही नंबर्स भर सकते हो आप, 1 2 3 4 एंड 5। इन नंबर्स को हम इन प्लेसेस पे फिल कर सकते हैं। अच्छा यहां बताओ, मान लो मुझे फर्स्ट प्लेस फिल करनी है, मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं आप बताओ। मेरे पास ये 5 नंबर्स हैं, इन पांचों में से कुछ भी भर सकता हूं, इतना पक्का बात है। तो मेरे पास 5 डिफरेंट वेज है यहाँ भरने के, इतना समझ में आई। लेकिन जैसे ही इन पांचों में से कुछ भी एक भर दिया तो नेक्स्ट प्लेस के पास कितने चॉइसेस हैं, नेक्स्ट प्लेस के पास सिर्फ 4 चॉइसेस बची, नेक्स्ट प्लेस के पास 3 चॉइसेस। तो समझो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए को कंप्लीट करने का तरीका 5 है, बी को 4 और सी को 3। बट जब तीनों डिजिट्स भर जाएंगी, तीनों प्लेसेस फिल हो जाएंगी, तब तो मेरा एक्चुअल काम कंप्लीट होगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो टोटल वेज कितने होंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, इतना समझ में आ रहा है, दैट इज 60। इस तरीके से हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला समझ में आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एडिशन क्या है कि वही घर जो था, मान लो ये घर है और वही घर ये मेरा वर्क है, इसको कंप्लीट करना है। और मान लो दो अलग अलग लोग हैं, ए इंडिपेंडेंटली इस घर को कंप्लीट कर सकता है, ए इंडिपेंडेंटली इस घर को कंप्लीट कर सकता है, बी भी इंडिपेंडेंटली इस घर को कंप्लीट कर सकता है ना। तो चाहे ए काम कंप्लीट कर दे, चाहे बी काम कंप्लीट कर दे, तो यहां जो प्रिंसिपल लगेगा दैट इज ए और बी। मतलब या तो ए कंप्लीट कर दे या तो बी कंप्लीट कर दे, तभी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना। तो मान लो कि ए अपना काम जो है ये 10 वेज में कर सकता है और बी अपना काम मान लो 7 वेज में कर सकता है, फॉर एग्जांपल समझते हैं। तो टोटल वेज कितने होंगे घर को कंप्लीट करने के लिए, टोटल वेज जो होंगे दैट इज 10 प्लस 7। यहां मल्टीप्लाई नहीं लगा रहा हूं मैं, क्यों मल्टीप्लाई नहीं लगा रहा हूं, सिंपल सी बात यह है कि ये ए और बी इंडिपेंडेंटली काम कंप्लीट कर सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे हम जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो टोटल वेज कितने होंगे, 17 वेज होंगे इस घर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे दोनों साथ मिलके करते तो टोटल वेज कितना होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 70। इतना समझ में आई बात। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये काम आएगा आपके, ठीक है। एनपीआर एनसीआर तो काम आएगा ही आएगा। जैसे क्वेश्चन है कॉलेज ऑफर्स 10 कोर्सेज इन द मॉर्निंग एंड 7 इन द इवनिंग। एक कॉलेज है जो 10 कोर्स जो है सुबह चलाता है और 7 कोर्स शाम को चलाता है। सिंपल सी बात है, जैसे आप अपनी कोचिंग ही ले लीजिए, अगर कोचिंग में 10 बैच सुबह चल रहे हैं और 7 बैच शाम को चल रहे हैं, बट आपके पास चॉइस है कि आप चाहे सुबह ज्वाइन करो चाहे शाम को ज्वाइन करो, बट एक ही ज्वाइन कर सकते। फाइंड द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली वन कोर्स आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। और आ गया ना, या तो मॉर्निंग में सिलेक्ट करे या तो इवनिंग में। तो अच्छा ये बताओ, मॉर्निंग में अगर वो सिलेक्ट करेगा तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। अगर कोर्स मॉर्निंग में सिलेक्ट करता है तो क्योंकि मॉर्निंग में 10 कोर्सेज चल रहे हैं तो उसके पास 10 चॉइसेस हैं। अगर इवनिंग में सिलेक्ट करता है तो उसके पास 7 चॉइसेस हैं। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल उसके पास 17 चॉइसेस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। इतना समझ में आया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा फैक्टोरियल नोटेशन वगैरह समझते हैं कि व्हाट इज फैक्टोरियल। तो जब मैं लिखता हूं, देखना लिखने का तरीका भी है एन फैक्टोरियल, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, दोनों ही तरीके हैं एन फैक्टोरियल लिखने के, ठीक। होता क्या है एन फैक्टोरियल, पहले ऐसे एग्जांपल से समझो।
5 फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 5 फैक्टोरियल होता है। तो अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूं तो ये n, फिर इससे एक कम n माइनस 1, फिर इससे एक कम n माइनस 2, कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं n फैक्टोरियल को क्या मैं ये लिख सकता हूँ n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल? ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 होती है, इतना आपको दिमाग में रखना है। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो आप निकाल ही लोगे, 0 फैक्टोरियल आपको याद रखना है कि 1 होता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको ये क्वेश्चन करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको 2n फैक्टोरियल समझना है। 2n फैक्टोरियल होता क्या है? 2n फैक्टोरियल मतलब 2n से शुरू करेंगे, फिर एक कम करेंगे दैट इज 2n माइनस 1, फिर एक कम करेंगे 2n माइनस 2, सो ऑन अप टू 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2n प्लस 2, इसके बाद क्या होगा, एक कम करना है, हमेशा एक कम करना है, तो नेक्स्ट विल बी 2n प्लस 1, नेक्स्ट विल बी 2n फैक्टोरियल लगा दूं, क्योंकि 2n फैक्टोरियल आगे 1 तक जाएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में हमें क्या लिखा है, 2n फैक्टोरियल लिखा ही है, लिख दो इसके पूरे अपॉन में 2n फैक्टोरियल। तो यहां से 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1, तो इसको लिख दो 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या सी ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फैक्टोरियल आपको आना चाहिए, फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। अब एनपीआर के मतलब को समझते हैं कि एनपीआर होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जरा समझना। तो देखो पहले तो ये समझो कि परमुटेशन जो होता है, परमुटेशन पढ़ने वाले हैं, तो परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। मतलब हमको ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। जैसे कि अगर मान लो आप अपने घर में एक भोज करा रहे हैं, ठीक है, और 10 लोग आ गए, ठीक है, तो पहले आप आते ही सीट वीट अरेंज करते हो ना, जैसे आए गेस्ट 10 लोग आ गए, तो आप जो है क्या कर रहे हैं, उनके लिए सीट अरेंज कर रहे हैं कि सीट मिल जाए, बैठ जाए पहले, फिर तो पानी पिलाओगे, फिर उनको पंगत में बैठा के खाना खिलाओगे, ऐसे ही तो होता है। तो जो अरेंजमेंट का तरीका है दैट इज नोन एज परमुटेशन, ठीक है। तो हम परमुटेशन पढ़ने वाले हैं कि परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं लिखता हूं एनपीआर तो इसका मतलब है अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स, अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, आर एट अ टाइम, है ना। जैसे मैंने लिख दिया 8p2, इसका मतलब है कि 8 लोगों को अरेंज तो करना है, 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, बट एक बार में हम 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, कितने, 2 ऑब्जेक्ट्स को एक बार में अरेंज कर रहे हैं, अरेंजिंग 8 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, ये होता है मीनिंग एनपीआर का, ठीक है। तो एनपीआर आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं 5p2, तो इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कितना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और सॉल्व करूंगा तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, बचेगा 20, ठीक। तो 5p2 कितना है, 20, इसका मतलब 5 लोगों को या 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, एक बार में 2 ले सकते हो, तो कितने वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे, दैट इज 20 वेज ऑफ अरेंजमेंट। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे कुछ और चीजें, जैसे आप np0 की वैल्यू निकालो, व्हाट इज np0, npn, ये सब निकालो। np0 क्या होता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो np0 की वैल्यू 1। सिमिलरली npn आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और हमें पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, दैट इज n फैक्टोरियल।
ठीक है, तो npn की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है, np0 की वैल्यू 1 होती है। इतना समझ में आ रहा है? अभी तक सब क्लियर होगा, कुछ बहुत खास नहीं बताया मैंने। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सॉल्व करते हैं कि np4 जो है ये 360 के बराबर है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्योंकि npr से रूबरू हो गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि np4 को मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, यही तो हुआ, एंड दैट इज 360। अच्छा, आप सोचोगे कि ये n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे तो लिख ही सकते हैं पक्का, अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल। इतना समझ में आया? ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 360, राइट। अब जरा यहाँ पे सारी कहानी यही शुरू होगी, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइ दैट इज इक्वल्स टू 360। बोलो इतना ठीक है? अब समझने वाली बात यह है कि मैं इसको या तो मल्टीप्लाई करूं तो बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, ट्राई करूं सॉल्व करने की, शायद सॉल्व हो जाए। दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या 360 को मैं ऐसे चार नंबर, ये चार नंबर जो भी आएगा, सपोज n मान लो 10 आ गया फॉर एग्जांपल, समझा रहा हूं, तो n माइनस 1 क्या है, 9 है, ये क्या है, 8 है, ये क्या है, 7 है, मतलब चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल में क्या मैं 360 को लिख सकता हूँ? आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे ना, 360 को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, है ना। तो जब आप कंपेयर करोगे इसको n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 को इससे, तो आपको मिलेगा कि n की वैल्यू क्या है, 6 है। तो आपको ये कंपेयर करना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया? थोड़ा आगे बढ़े, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं जरा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीआर कुछ खास नहीं है, वही है np0 की वैल्यू 1 होती है, आप समझिए। npn जो होता है n फैक्टोरियल होता है, इतना आपको दिमाग में रखना है, बहुत कुछ नहीं करना। एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन, है ना। जैसे कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप सीधे सीधे पहले 6 फैक्टोरियल सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 1/6 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये देखोगे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। दिस इज 1 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू x बाई 8 सत्ते 56, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आप आराम से निकाल पाओगे, कोई बहुत इसमें खतरनाक काम नहीं। दैट इज 8/7 मल्टीप्लाइड बाई 56, दैट इज इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 64। आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अब अरेंजमेंट का एक्चुअल तरीका सीखेंगे। तो अभी तक हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वगैरह सीख लिया, एनपीआर सीख लिया, फैक्टोरियल सीख लिया, ये सब सीख लिया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मान लो 5 लोग हैं आपके पास और उनको एक सीधी रेखा में मतलब अरेंज करना है, तो कितने वेज होंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फॉर्मूला, दैट इज एन फैक्टोरियल। कितना, अगर n ऑब्जेक्ट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो तरीके होते हैं n फैक्टोरियल, है ना। अगर मान लो उन्हीं में से, जैसे मैं आपको कह दूं 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आपको स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने, तो नंबर ऑफ वेज 10 फैक्टोरियल, 20 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 20 फैक्टोरियल। तो ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगली बात है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन p q r ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। ये थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक, ये लिखा है परमुटेशंस। अब आप देखोगे कि इस पूरे वर्ड में टोटल लेटर्स कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो टोटल आपके पास 12 लेटर्स है। अब इन 12 लेटर्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, ठीक। लेकिन आप जरा यहाँ ये भी ऑब्जर्व करो कि देखो टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, ठीक। और कुछ रिपीट हो रहा है, और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब जरा ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ गए ना, क्लियर हुई बात कि नहीं।
तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन p q r ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, अलाइक मतलब एक तरीके के, जैसे यहाँ t देखो एक ही तरीके के हैं, तो ऐसा होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। मतलब जो जो जितनी बार रिपीट होगा उस उतने ही फैक्टोरियल से हमको डिवाइड भी करना है। जैसे इसको है टोटल 12 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में क्या करेंगे, क्योंकि t 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और भी अगर कुछ रिपीट कर रहा हो तो उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट बार बार सेम ही तरीके के आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट का तरीका होता है। क्लियर हो गई बात? और ये तो सिंपल सी बात है, मैंने समझाया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, तो ये कुछ नहीं होता, एनपीआर डायरेक्टली होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको देखना है क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 2, 3, 4 एंड 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। बहुत आसान सा सवाल है, हम ट्राई कर सकते हैं इसको विद इन सेकेंड्स। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपको सीधे ये 4 बॉक्स ऐसे दिमाग में ऐसे रखना है कि भाई हमें 4 बॉक्सेस ऐसे बना लेने हैं, ठीक है। और हमें डिजिट्स यूज करनी है 2, 3, 4 एंड 7, 2, 3, 4 और 7। इन डिजिट्स का हमें इस्तेमाल करके क्या बनाना है, नंबर को बनाना है। तो देखो, और हर डिजिट क्या ओनली वंस यूज होनी चाहिए, मतलब यहाँ मेरे पास 4 प्लेसेस हैं, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। यही तो हुआ। कुछ और, यहाँ मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, यहाँ 2 चॉइसेस हैं और यहाँ पे 1 चॉइस है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज 24। सो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दैट इज 24। इतना समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, बहुत आसान ही होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद p एंड एंड्स विद s। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझना है कि ये जो वर्ड है, अभी तो मैंने यही वर्ड लिखा था आपके सामने, कि क्या है, परमुटेशंस। ठीक, आप कह रहे हैं अरेंजमेंट इन्हीं का करना है, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि ये जो भी है ये p से ही स्टार्ट होगा और s से ही एंड होगा। क्लियर हुई बात? तो अच्छा जरा बताओ, ये टोटल 12 बॉक्सेस ऐसे बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, 12 बॉक्सेस हैं आपके सामने। अच्छा, पहले प्लेस पे आपको क्या रखना है, P रखना है, फिक्स है। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक ही चॉइस है ना, कोई चॉइस ही नहीं बची। और लास्ट प्लेस पे आपको यस रखना है, ये भी फिक्स है, यहाँ भी एक ही चॉइस है। यही तो है, कुछ और है? बाकी बीच में आप कुछ भी अरेंज करो। तो बाकी बचे कितने, 10 बचे कि नहीं बचे? तो बाकी यहाँ पे टोटल 10 प्लेसेस हैं, 10 प्लेसेस हैं और 10 लेटर्स भी हैं। 10 लेटर्स भी हैं। कौन कौन से लेटर्स हैं? E, R, M, U, T, A, T, I, O, N, बस यही लेटर्स है। अच्छा, इसमें देखो T 2 बार आ भी रहा है, तो टोटल वेज कितना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल सा, क्योंकि भाई 10 प्लेसेस हैं, 10 लेटर्स हैं, अरेंज करना है, जिसमें 2 लेटर्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। और यही आपका आंसर है। अगर इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करोगे शायद फर्स्ट आंसर आएगा 1814, बट ऐसा आपको ऑप्शन देगा नहीं क्वेश्चन में, हमेशा ये लिखा रहेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है आपको? तो कभी कभी बाउंड्रीज कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा कि लेटर पी से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एस से, मतलब पहली और आखिरी प्लेस पे आपके पास एक ही चॉइस है भरने के लिए। यहाँ पी के अलावा कुछ आप भर ही नहीं सकते हो, यहाँ एस के अलावा कुछ आप फिल ही नहीं कर सकते हो। इतना समझ में आया? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित आर अरेंज, हाँ इसको थोड़ा समझो, आप जरा समझो कि if the letters of the word rachit are arranged in all possible ways as listed in dictionary, then what is the rank of the word rachit? ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि रैंक ऑफ अ वर्ड निकालना है। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, पहले इतना दिमाग में रखना है कि वो वाली डिक्शनरी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारी डिक्शनरी है
जो रचित वर्ड के लेटर से ही बनेगी और इधर उधर से नहीं बनेगी। अच्छा मान लो डिक्शनरी सबने देखी है, सबसे पहले लेटर कौन सा होता है? ए, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, ऐसे ही होगा ना। तो ये सोचो जो भी वर्ड है आपका, जैसे ये है रचित, इसमें सबसे सॉरी रचित, रचित, ठीक। तो इसमें पहला इसको अरेंज कर लो ऐसे, ए से, फिर सी आएगा, फिर एच आएगा, आई आएगा, ऐसे आएंगे। यही है अरेंजमेंट। अगर ABCD आपको आती है, सबसे पहले ए, फिर सी, फिर एच, फिर आई, फिर आर और फिर टी। अब जरा सोचो वो सारे वर्ड्स जो ए से शुरू होंगे, तो पहला लेटर तो ए होगा, बाकी 5 लेटर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमें इन्हीं वर्ड से तो बनाना है, टोटल 6 है ये। पहला वर्ड हमने ए लेट कर लिया, अब बाकी जो 5 है ये कुछ भी 5 हो सकते हैं इन्हीं में से। तो कितने वेज हैं? 5 फैक्टोरियल। इनको हम अरेंज करते रहे, कुछ भी अरेंज कर दो, आएगा तो एक नया वर्ड। विदाउट मीनिंग हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसका कुछ मतलब निकलेगा कि नहीं, हमें अरेंजमेंट देखना, हम देख लेंगे, बाकी इंग्लिश वाले तुम जानो, ठीक है। तो ये 5 वेज हैं, 5 बॉक्सेस हैं, उनको 5 फैक्टोरियल तरीके से भरा जा सकता है अगर वर्ड ए से शुरू हो रहा है। सिमिलरली अगर वर्ड सी से शुरू हो रहा है तब भी 5 फैक्टोरियल वेज होंगे, अगर एच से शुरू हो रहा है तब भी 5 फैक्टोरियल होंगे, अगर आई से शुरू हो रहा है तब भी 5 फैक्टोरियल होंगे। ठीक, यहां तक आपको एकदम दिमाग लगाना है कि भाई ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 यहाँ पे भी, 120 यहाँ पे भी, और 120 यहाँ पे भी, ठीक। तो इतना तो आपको एकदम दिमाग में रखना ही रखना है। उसके बाद आपको वर्ड रचित बनाना है ना। अब जरा सोचो, आर के बाद जो पहला लेटर डिक्शनरी में आएगा, इनमें से क्या आएगा? ए ही आएगा। तो जो पहला लेटर है, मतलब इन सब के बाद जो पहला वर्ड है उसका अगला लेटर ए आएगा, उसका अगला लेटर सी आएगा, उसका अगला लेटर एच आएगा, उसका अगला लेटर आई आएगा, उसका अगला लेटर टी आएगा। मतलब जस्ट आफ्टर ए सी एच आई के बाद जो अगला वर्ड आएगा वो रचित ही आ जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? मतलब इन सब के बाद रचित आ जाएगा। तो टोटल 120 मल्टीप्लाइड बाई 4 अगर करोगे आप, तो आपको मिलेगा 480। 480 वर्ड्स यहां तक आ गए। 481 वर्ड कौन सा है? 481 ये जो वर्ड है ये कौन सा है? रचित है। क्या है? रचित। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड इज 481। रैंक ऑफ द वर्ड रचित इज 481। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको एनसीईआरटी में भी एक प्रॉब्लम है अगेन, AGAIN अगेन है, ठीक है। अगेन वर्ड को अगर डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो 50th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा ये पूछा है। 50th प्लेस मतलब 50वीं प्लेस पे जो वर्ड आएगा उसको लिखना है, उसका नाम बताना है। तो ये एक एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें शायद एक एग्जांपल दिया है, आपको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा इस तरीके के क्वेश्चंस को जरा डिस्कस करते हैं। ये क्या है भाई? The number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated for a photograph so that no two girls sit next to each other, है ना। अब ये ज्यादती हो रही है, लड़कियों को एक साथ बैठने ही नहीं दिया जा रहा है ना। पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, बैठे तो ना बैठे तो ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज मतलब 5 लड़के हैं, और क्या है? 5 गर्ल्स हैं, ठीक। इनको बैठाना है एक स्ट्रेट लाइन में, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये समझो कि 2 लड़कियां कभी एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। 2 लड़कियां कभी एक साथ नहीं बैठेंगी। तो देखो, अगर ध्यान से देखो तो 5 बॉयज को पहले अरेंज कर दो कहीं पे भी, जनरली कहीं पे भी कर दो, मैं ये ना भी करूं तभी मेरा काम चल जाएगा, है ना। कि 5 बॉयज जो है मैं उनको नाम दे रहा हूं B1, B2, B3, B4 और B5। ये 5 बॉयज हैं, इनको अरेंज कर दो, कैसे भी बैठा दो, है ना। लड़के कहीं बैठा दो, है ना, ठूस दो, क्या फर्क पड़ता है। तो 5 बॉयज हैं, इनको कहीं भी बैठा दो। तो टोटल वेज कितने होंगे 5 बॉयज को अरेंज करने का? 5 फैक्टोरियल होगा। इतना तो समझ में आ रहा है।
प्लेसेस कितनी बची हैं जरा आप सोचो, जो रिमेनिंग प्लेसेस है वहीं पे तो गर्ल्स को बैठाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट ही अरेंज कर सकते हैं, एक साथ तो बैठा नहीं सकते। तो टोटल क्या 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बची हैं, 6 प्लेसेस बची हैं। 6 प्लेसेस में आपको 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, यही ना। तो 6 प्लेसेस में 5 गर्ल्स को अरेंज करने का 6p5 ही तरीका तो होगा, कुछ और होगा? सही तो होगा, कुछ और होगा? 6 प्लेसेस में 5 गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 6p5 होगा। अगर आप 6p5 को कैलकुलेट करोगे, दैट इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। ठीक, तो टोटल वेज कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्ट। ये समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट कि अल्टरनेटिवली बैठा रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है? क्लियर हुई बात? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा समझने वाली बात, इस क्वेश्चन को देखेंगे बट उससे पहले कुछ हम और सॉल्व करेंगे। 20% आर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी, है ना, आपका बर्थडे है, पार्टी मना रहे हो, 20 लोगों को इनवाइट कर दिया, है ना, घर वालों के लिए बवाल। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड एट सर्कुलर टेबल? और एक गोल गोल टेबल भी लगा दी कि भाई ये जो 20 लोग हैं इनको टेबल पे बैठाना है, ठीक है, गोल टेबल पे। If two particular persons are to be seated on either side of the host, आप होस्ट हैं, ठीक, आपके अगल बगल जो इस साइड है, अगल बगल आपके दो परम मित्र हैं, ठीक है ना, परम मित्र हैं, उन्हीं को बैठाना है। ये होस्ट हूं मैं, मान लो मेरे इस साइड एक पर्सन, इस साइड एक पर्सन, मेरे बेस्ट पर्सन इस साइड बैठेंगे। इस तरीके का अरेंजमेंट करना है। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे पहले ये समझना है, ठीक। तो उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है। व्हाट इज सर्कुलर परमुटेशन? जैसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने का तरीका हमने सीखा कि n ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं तो n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। लेकिन अगर वही n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल तरीका नहीं होता, उसको सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सर्कल का कोई भी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन में आपको पता है ये एंड हो सकता है, ये स्टार्टिंग हो सकती है, या ये स्टार्टिंग होगी ये एंड होगा, है ना, यही हो सकता है। तो जब सर्कल में अरेंज कर रहे होते हैं तो दैट इज n-1 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल जब हम सर्कल में अरेंज कर रहे होते हैं एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूं, एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे तब फिर दिक्कत है ना, क्योंकि होगा क्या, जब आप सर्कल में अरेंज करोगे तो ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अलग अलग होगा तब तो n-1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है, मतलब चाहे इधर से आप देखो चाहे इधर से, सेम ही दिख रहे हैं। जैसे आप 10 आइडेंटिकल बॉल्स लो, आइडेंटिकल बॉल्स मतलब एक ही तरीके की दिखने वाली, अब उनको सर्कल में अरेंज कर दो, चाहे आप इधर से देखो और चाहे आप इधर से देखो, अरेंजमेंट सेम ही रहेगा। तो वहां पे होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाते हैं, इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इतना समझ में आया? दैट इज व्हाट इज सर्कुलर परमुटेशन। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करना है दैट इज n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम ही है तो होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। इतना समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 20% को अरेंज करना है, इतना समझिए, ये सर्कल है, ठीक, ये हमारे होस्ट साहब हैं और ये दो उनके स्पेशल पर्सन हैं, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 कह रहा हूं, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तो क्लियर है, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 है, ये इनकी प्लेसेस फिक्स है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना तो क्लियर ही है। अच्छा आप जरा आप समझिए कि ये दो प्लेसेस हैं, ठीक। अच्छा बाकी बचे 20% आर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड? तो ये होस्ट है, इनके दो तरफ ये लोग, बाकी बचे 18 लोग जो हैं, 18% हैं, उनको अरेंज करने का तरीका बताइए। तो 18% को यहां बैठाओगे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। तरीका 18 फैक्टोरियल। अब मुझसे कोई ये कहेगा सर आपने n-1 फैक्टोरियल बताया तो यहाँ 17 फैक्टोरियल कर दीजिए,
नहीं, जब पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तब की बात कर रहा हूं मैं। हमने तो होस्ट को फिक्स कर दिया, ये मेरा होस्ट है, इसको फिक्स कर दिया। अब इसके अगल बगल 2 लोगों को मैंने बैठा दिया, उसके अलावा जो 18 लोग बचे, तो ये तो सर्कल कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना? तो इसलिए 18 फैक्टोरियल वेज टू मेक देम सिट इन अ राउंड टेबल। अच्छा, ये दोनों लोग जो बैठे हैं, क्या इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं तो तब भी सी ठीक रहेगा ना? तो यहां से भी एक आ रहा है कि इन दोनों को बैठाने का एक तरीका हो गया, इसको इंटरचेंज कर दो, तो क्या मैं इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना? क्योंकि वो भी अरेंजमेंट होगा। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, दैट इज द सेकंड आंसर, दैट इज 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 18 फैक्टोरियल। ये समझ में आया कैसे मैं बैठा रहा हूं और क्यों मैंने इसको 17 नहीं लिखा, 18 ही लिखा? क्योंकि सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? सर्कुलर परमुटेशन वगैरह समझ में आ रहा है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 persons कैन बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल इफ 2 particular persons may not sit together। अब जरा सा इसको भी समझने वाली बात है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन्स कभी साथ में नहीं बैठते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि साथ में नहीं बैठने का मतलब ये है कि पहले उनको साथ में बैठाओ, उसका अरेंजमेंट कैलकुलेट करो, फिर टोटल अरेंजमेंट्स में से माइनस कर दो। ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको सॉल्व करना है। जरा देखते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन, 7 लोग हैं, एक सर्कल में ही तो बैठाना है 7 लोगों को। ठीक है, सर्कल है, इसमें 7 पर्सन को हमें अरेंज करना है। ठीक, 3 4 5 6 और 7। ठीक, ये हो गए 7। ठीक, 7 लोग हो गए। सर्कल में अरेंज करना है 7 लोगों को। अब जरा आपको सोचना है कि 2 पर्सन ऐसे हैं मे नॉट सिट टुगेदर, कभी साथ नहीं बैठेंगे। तो क्या करो, पहले इन दोनों को एक डिब्बे में पैक कर दो, डिब्बे में बांधो, पैक कर दो। पैक करने के बाद होगा क्या, जैसे इनको पैक कर दोगे तो इसको कंसीडर करो 1, इसको 2 मत कंसीडर करोगे, 2 लोग नहीं है, एक ही आदमी है, दोनों को साथ में बांध दो। अब पहले अरेंजमेंट कर लो, है ना? तो अब टोटल आदमी कितने बचे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6 ही बचे। 6 ही बचेंगे क्योंकि इन दोनों को तो एक साथ पैक कर दिया, है ना? तो टोटल 6 लोग हैं, इनको अरेंजमेंट करने का तरीका तो 5 फैक्टोरियल होगा सर्कल पे। 5 6 माइनस 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो है क्योंकि ये आपस में जिनको बॉक्स में बंद किए ये भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, अदली बदली कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज द वे जब दोनों हमेशा साथ में बैठेंगे। ठीक, दिस इज नंबर ऑफ arrangements when both persons sit together, when both persons sit together। तो अगर एक साथ बैठते हैं, मैंने उनको एक ही साथ कंसीडर कर लिया, 1 कंसीडर कर लिया, तो ये साथ में बैठने। और टोटल अगर कुछ ना होता, कुछ कंडीशन ना लगी होती, तो क्या ये 6 फैक्टोरियल होता? बोलो, टोटल 7 लोग थे, है ना? 7 लोगों को अरेंज करना था एक सर्कल में, तो 6 फैक्टोरियल वेज होते। और जब दोनों साथ में बैठते हैं तो ये है। तो टोटल, ये टोटल अरेंजमेंट है, ये टोटल अरेंजमेंट है। तो टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं इनको माइनस कर दूं, जब दोनों हमेशा साथ में बैठते हैं, तो वही अरेंजमेंट आएगा जब कभी साथ में नहीं बैठते, है ना? तो यहां लिख रहा हूं नेवर सिट टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर, that is equals to total arrangement minus arrangements when sit together, है ना? इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमें कभी निकालना हो कि नेवर सिट टुगेदर, तो पहले निकाल लो कि जब साथ में बैठेंगे तब क्या होगा, और टोटल में से इसको माइनस कर दो। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो भी आएगा आप कैलकुलेट करते रहिएगा। ठीक, तो इस तरीके से निकालते हैं कि जब वो कभी भी साथ में ना बैठे हो। क्लियर हो गई बात? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। ये था परमुटेशन पे। अब जरा कुछ कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। मैंने कई सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की बात की। तो कॉम्बिनेशन क्या है? ये बेसिकली है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है? अभी तक हम अरेंज कर रहे थे। अब मान लो 10 लोग हैं, कितने? 10 लोग हैं,
और आउट ऑफ 10 लोगों में से आपको 7 लोगों की एक टीम बनानी है। क्या बनानी है? टीम। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट थोड़ी करोगे, यहाँ पे आप 7 लोगों को सिलेक्ट करोगे ना। सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट करने का तरीका है NCR। NCR इज सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। N ऑब्जेक्ट्स में से आपको R ऑब्जेक्ट्स क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले NCR के बारे में ही बात करेंगे। NCR क्या है इसको समझते हैं। NCR is equals to N factorial upon N minus R factorial into R factorial। ठीक, ये था NCR। अब जरा आप समझिए कि मान लो मुझे निकालना है 5C2, तो एक तरीका यह है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो निकालोगे। तो इसको निकालोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और सॉल्व वॉल्व करोगे, अपना जो भी आएगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। करना क्या, जब भी ऐसे दे तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। जैसे 5C2 दिया ना, ये ट्रिक है टू सॉल्व दिस। क्या ट्रिक है इसको सॉल्व करने की? 5C2 को मैं हमेशा ऐसे ही लिखना, जो भी यहाँ लिखा है 5/2 लिख दो, फिर एक एक वैल्यू कम करते जाओ। 5 में से एक कम करोगे 4/1, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। 1 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 5C2 इज इक्वल टू 10। आप यहां से भी सॉल्व करोगे तो 10 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूं 6C3 सॉल्व करना है, तो 6C3 होता है 6/3 5/2 इंटू 4/1। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक सॉल्व करना है। 3 2 जा 6 काट दो, 5 4 जा 20 आ गया। इतनी बात समझ में आई कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं कि NCR की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ठीक, चलो इतना क्लियर होगा आप लोग को। अब इसको जरा देखते हैं कि NCR की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो NCR की सबसे पहली बात समझो कि NCR जो भी नंबर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, वो एक नेचुरल नंबर आएगा। NCR की वैल्यू कभी भी एक पॉइंट में रेशनल फॉर्म में ऐसे नहीं आएगी। NCR जो भी आएगा एक नेचुरल नंबर आएगा। और जो n है ना इसमें, n ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और r जो है ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर समझते हो आप लोग, 0 से स्टार्ट होने वाला होल नंबर। ठीक, तो r क्या है, होल नंबर है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इतना आपको दिमाग में बैठाना है। अगर अगली प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनडीए के रिस्पेक्ट में बात करूं, एयरफोर्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, NCX इक्वल्स टू NCY दिया है कभी भी, तो आइदर x इक्वल्स टू y होगा, या तो x y के बराबर हो जाएगा। अगर x y के बराबर नहीं है तो x प्लस वाई n के बराबर होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो n के ही इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही ट्राई करो जनरली कि इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC9 देन फाइंड n। तो अगर आप यहां पे ध्यान से समझो, NC8 NC9 के बराबर है, इसका मतलब NCX NCY के बराबर है, तो 8 या तो 9 के बराबर हो, जो कि नहीं है। 8 9 के बराबर कभी नहीं होता। तो क्या हो सकता है, अगली बात हो सकती है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू n। तो इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 17। ये एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि NCX अगर NCY के बराबर है तो x इक्वल्स टू वाई होगा, या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू n होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। ये कुछ और नहीं है, खास नहीं है, वही जो पीछे बताया है, इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1CR। जैसे कि मैं अगर आपको लिख दूं 5C3 प्लस 5C2, तो देखो ये क्या, 5C3 R की जगह 3 लिख दिया, यहाँ एक और माइनस कर दिया 5C2, दैट इज इक्वल्स टू 6C3। 6C3 मतलब n प्लस 1CR के ही बराबर होगा। ये 5C3 प्लस 5C2 6C3 के बराबर होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके चेक कर लेना। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुई बात? एक और बात यहीं पे बता देता हूं जो मोस्टली बाइनोमियल थ्योरम में बताई जाती है
कि अगर सबको जोड़ोगे NC0, NC1, NC2 सब अप टू NCN तक सबको जोड़ोगे तो आएगा 2 to the power n, है ना। इसका प्रूफ या इसकी और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ाऊंगा, एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power n पढ़ाऊंगा, वहां से मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, इसको याद रखना है एज इट इज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, इसको क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस है, अब इस पे कुछ खास नहीं है। जैसे दिया है NC6 is to n-3C3 that is equals to 33:4। ठीक, देन फाइंड n आपको निकालना है। तो आपको ये खुद से ही ट्राई करना है। NC6 ऐसे दिया है, NC6 अपॉन n-3C3 दैट इज इक्वल टू 33/4। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए और n की वैल्यू निकालिए। ये तो समझ में आ रहा होगा, सब लोग ट्राई करिएगा, खुद से वीडियो पॉज करिएगा, इसका आंसर फाइंड करिएगा। राइट, इस काइंड के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, 16CR equals to 16CR plus 1 then the value of this, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे समझना वही है, प्रॉपर्टी है कि 16CR is equals to 16CR plus 1, राइट। तो पहली बात आपको या तो ये इसके बराबर होगा, तो आइदर क्या हो सकता है R equal to R plus 1, जो कि कभी नहीं होता। दूसरा क्या हो सकता है R plus 1 equals to 16, ऐसा हो सकता है ना। तो अब जरा सोचो कि या तो ये दोनों बराबर हो जाएं या फिर इनका सम 16 के बराबर हो जाए। अगर इसको सॉल्व करोगे 2R plus 1 equals to 16, तो 2R equals to 15 एंड R equals to 15/2। क्या ये पॉसिबल है? बोलो हाँ या ना। R होल नंबर होता है, जबकि R की वैल्यू क्या आ गई 7.5, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो यहां से कोई R ऐसा मिलेगा ही नहीं, देयर इज नो पॉसिबल R। सो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, कोई आंसर ही नहीं है इसका। कैसे वैल्यू फाइंड करोगे इसकी? R की वैल्यू ही नहीं है, R इज इक्वल टू 7.5 आ रहा है, इसका मतलब कि R पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 16CR plus 1 के बराबर हो जाए, ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो ये है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं जल्दी से फटाफट इसको कवर करते हैं। क्या है कि 47C4 प्लस समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 1 से लेकर के 5 तक 52 माइनस RC3 ये दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको समझने वाली बात है, समेशन की वैल्यू आप अभी तक समझते होंगे कि समेशन की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूं। प्लस R की जगह 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 और प्लस 47C3, ये आ जाएगा। R इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 52 माइनस 1 दैट इज 51, फिर 2 पुट करोगे तो 50 आएगा, 3 पुट करोगे तो 49 आएगा, 4 पुट करोगे तो 48 आएगा, 5 पुट करोगे तो 47 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, इन दोनों को कंसीडर करो, इसको 47C3 प्लस 47C4 कितना होता है अभी बताया था मैंने, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, यही तो प्रॉपर्टी थी। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 48C4, बोलो है ना। तो अगर इन दोनों को ऐड करके मैं लिख सकता हूं 48C4, अच्छा प्लस यहाँ पे मुझे 48C3 पहले से गिवन है, ये वाला पोर्शन प्लस 49C3, ऐसे आप लिख सकते हैं प्लस 50C3 प्लस 51C3। ठीक, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन आएगा 49C4, तो ये अगेन आ जाएगा 48C3 प्लस 48C4 दैट इज इक्वल टू 49C4, और फिर 49C4 प्लस 49C3 करोगे तो फिर मिलेगा 50C4, फिर 50C4 प्लस 50C3 करोगे तो 51C4 मिलेगा,
फिर यहां से करोगे तो दैट इज 52C4 मिल जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 3, दैट इज 52C4। तो आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा ये तो था एनसीआर सीख लिया, प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ सीखी, कुछ चीज अभी मिसिंग है। जैसे आप कहेंगे सर सिलेक्शन पे एक भी क्वेश्चन नहीं कराए, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूं। एक क्वेश्चन है, जरा समझिए कि एक कॉलेज है, ठीक, इस कॉलेज में क्लास 11th है और क्या है, क्लास 12th है, ठीक। क्लास 11th में 20 स्टूडेंट्स हैं, कितने, 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 12th में भी 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। मैं पूछ रहा हूं द नंबर ऑफ वेज, the number of ways of selecting a team of 11 students, a team of 11 students from class 11th and 12th, from 11th and 12th, such that at least 5 students will be in team from each class। अब इसको जरा समझिएगा, इससे आपका पूरा कॉम्बिनेशन वाला सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा। एक क्वेश्चन दिया मैंने, इसका हम सोल्यूशन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जरा समझिएगा कि सोल्यूशन होगा क्या इसका। देखिए जरा, क्लास 11th और 12th दो क्लास है, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। दिस इज क्लास 11th, दिस इज क्लास 12th, ठीक है। अच्छा, 11th में आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 12th में भी 20 स्टूडेंट्स हैं। हमको एक टीम बनानी है, ये हमारी टीम है, समझ लो। टीम में कितने टोटल होंगे, 11 लोग होंगे, और एक क्लास से कम एटलीस्ट लिखा है, इस बात को जरा नोट करिएगा कि 5 स्टूडेंट्स होने ही चाहिए। 5 से कम स्टूडेंट्स हम नहीं ले सकते किसी भी क्लास से, नहीं तो ज्यादती हो जाएगी, है ना। 11th वाले कह देंगे सारे 12th वाले खेल गए, 12th वाले कह देंगे सारे 11th वाले खेल गए, ऐसा हो सकता है। तो 11th क्लास से अगर मैंने 5 स्टूडेंट सिलेक्ट किया, तो 12th क्लास से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 6। मतलब केस 1 है मेरा कि 11th क्लास से, मैं यहां लिख देता हूं, ये है 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12th। मेरा काम हो जाएगा, दिस इज केस 1। अगर इसी टीम को बनाने के लिए एक और केस है, केस 2 भी तो है। अगर मैं 6 स्टूडेंट क्लास 11 से चूज कर लूं और 5 स्टूडेंट्स क्लास 12 से चूज कर लूं, तब भी तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो अच्छा ये बताओ, ये 5 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हो रहा है क्लास 11 से हो रहा है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 20C5, बोलो। यहां हो जाएगा 20C6 मल्टीप्लाई, जहां पे इस केस में बताओ 20C6 मल्टीप्लाइड बाई 20C5, राइट। तो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, और बीच में प्लस लगेगा। क्यों प्लस लगेगा, क्योंकि चाहे यहां से लो चाहे यहां से, बेस केस 1 और केस 2, हमारा काम तो कंप्लीट हो जाएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो टोटल वेज अगर मैं लिखूं, टोटल वेज जो होंगे दैट इज नथिंग बट 20C5 मल्टीप्लाइड बाई 20C6 प्लस 20C6 मल्टीप्लाइड बाई 20C5। तो अगर मैं इसी को डायरेक्टली लिख दूं, 2 टाइम्स ऑफ 20C5 मल्टीप्लाइड बाई 20C6, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि बेस्ड था किस पे, कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन पे बेस्ड था, और दो अलग अलग केस बने, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्या एप्लीकेशन है जरा समझना, कि पहले तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन बताओ कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसको फंक्शन नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सेट ए है, ये सेट बी है, और मान लेते हैं सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, और एक फंक्शन f डिफाइंड है ए से बी पे, ठीक। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस होता है npm, इसको याद रखिएगा,
number of one functions from set A to set B is equals to npm. nm क्या है मैंने बता दिया, number of elements in set A is m, number of elements in set B is n. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है. नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन है, जैसे एक मैं कह दूं ऑक्टागन है, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, दैट इज nc2 माइनस n. याद रखिएगा nc2 माइनस n. इसको अगर आप सॉल्व भी करें तो भी कर सकते हैं, दैट इज n/2 n माइनस 1/2 माइनस n. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे दैट इज n माइनस 3/2. आई थिंक यही आने वाला है आपके पास. ठीक, तो दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ n साइडेड पॉलीगन, राइट. अब है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब समझिए आपके पास मान लो ये सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अगर मान लो n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर वगैरह आप समझते होंगे क्या होता है ना. नहीं समझते तो इतना समझ लीजिए कि अगर कुछ पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उसको कोलिनियर कहते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है 3 पॉइंट्स तो उनको नॉन कोलिनियर कहते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट इज nc3. और अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म फ्रॉम द n पॉइंट्स आउट ऑफ व्हिच m आर कोलिनियर, तो दैट इज nc3 माइनस mc3. ये आपको दिमाग में रखना है. ठीक, पैरेललोग्राम छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन टू सिस्टम्स nc2 मल्टीप्लाइड बाय mc2. ये आप दिमाग में रख लीजिए, बस एज अ रिजल्ट इनको याद रखिए कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन टू सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस, जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो ये L1 L2 है, ये पैरेलल है, ये मान लो L3 L4 है, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे जल्दी से बताओ, है ना. तो जितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बनेंगे वो लिखा है, दैट इज nc2 मल्टीप्लाइड बाय mc2. ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है. ये कुछ एप्लीकेशंस थे. इसी तरह से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इन द स्क्वायर बोर्ड ऑफ n क्रॉस n. अगर अब जैसे आप ये सब समझाने वाली चीजें हैं थोड़ा डिटेल में, कि अगर मान लो ऐसा है आपके पास, ठीक, 4x4 का बोर्ड है ये, 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 का बोर्ड है. चेस बोर्ड देखा है 8x8 का होता है, तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज के नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो वो निकालते हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 से n तक r3. इसी तरह से नंबर ऑफ स्क्वायर समेशन 1 r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक r स्क्वायर. व्हाट इज r हियर, तो जो ये 4 है ना यही r है, r इक्वल्स टू 4 इन 4x4 बोर्ड, राइट. ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. ठीक, तो ये था कुछ एप्लीकेशन वगैरह. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे आते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, दीज आर PYQs जो हम डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, बट 10 मिनट आप दे देंगे तो मैं इसको PYQs डिस्कस कर लूंगा. ठीक, चल देखते हैं जरा PYQs क्या है. कह रहा है कि C3n, 2n इक्वल्स टू C3n, 2n माइनस 7, देन व्हाट इज द वैल्यू. तो पहले आप ये समझिए, जब भी PYQ आता है तो ये कुछ ऐसा ही लिखा रहता है, 3n, 2n that is equals to C 3n, 2n माइनस 7, ये दिया है. तो इसका मतलब ही है 3n C2n. तो ये C बाहर लिखा है ना, ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल्स टू 3n C2n माइनस 7, ये दिया गया है. तो आप पहली प्रॉपर्टी लगाइए. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि NCX इक्वल्स टू NCY है अगर, तो आइदर क्या होगा, आइदर x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इक्वल्स टू, यही तो होता है, कुछ और होता है, यही होता है सिंपल से. तो 2n जो है 2n माइनस 7 के बराबर तो नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2n प्लस 2n माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 3n, n के बराबर होना चाहिए. इसको जरा सॉल्व करोगे तो 4n माइनस 7 इक्वल्स टू 3n, इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n इक्वल्स टू 7. n की वैल्यू ही आ गई यहाँ से. अच्छा, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, n की वैल्यू है. अच्छा, निकालना क्या है, मैं जरा ध्यान रखिएगा कि हमें निकालना है C n, n माइनस 5, यही निकालना है. इसका मतलब n C n माइनस 5 ये निकालना है. n की वैल्यू कितनी आई है 7, तो अगर मैं और सोल्यूशन करूं इसका, तो क्या 7 C 7 माइनस 5 निकालना है हमको, बताओ.
दैट इज नथिंग बट 7c2 निकालना है। दैट इज 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/1। अगर इसको और सॉल्व करोगे तो 21 आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली 21 आंसर आ जाएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये एनडीए में आया हुआ सवाल है। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। सेम टाइप का क्वेश्चन है एपी जीपी एचपी में। अगर आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक, चलिए अब मेरे ख्याल से विजिबल होगा ये सवाल। तो एन, अब देखिए इस तरह के सवाल आते हैं तो इसको डायरेक्टली मैं लिखता हूं ऐसे। डायरेक्टली लिखेंगे कि NC4 NC5 NC6, ये तीनों किसमें है? एपी में। अब जरा ध्यान रखिएगा कि तीन नंबर्स ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो प्रॉपर्टी होती है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये सब आपको आना चाहिए, एपी जीपी एचपी अगर आपने पढ़ा है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। तो यहां से भी आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। यहां से आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकालने का ट्राई करिएगा। मैं बस हिंट देता हूं आपको कि क्या करना होता है, ठीक है। NC5 2 टाइम्स NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6, राइट। सो ट्राई करिएगा, n की वैल्यू निकालिएगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको आगे का जो पोर्शन है दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि सिलेक्शन का बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, इसको हम समझते हैं। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर्स सो एज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। आप जरा सोचो, बस यही करते हैं वो लोग। क्या किए कि एक नई कंडीशन दे दी, टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। इस वर्ड को जो समझ गया वो क्वेश्चन कर लिया। देखो, टोटल हमें 5 प्लेयर्स बनाने हैं, 5 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 8 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स को हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ये बात समझ में आ रही? लेकिन ये कह रहा है कि एक प्लेयर कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, है ना। वो एक प्लेयर है जिसको कभी लेना ही नहीं है। तो एक्चुअली में हमें 8 में से नहीं 7 में से ही लेना है, क्योंकि एक प्लेयर तो ऐसा है जो कभी आएगा ही नहीं स्क्वाड में। तो 7C5 इज द राइट आंसर। और 7C5 को आप सॉल्व करोगे दैट इज 7C2 और दैट इज इक्वल टू 21। ये भी आंसर 21 आएगा। एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, दैट इज NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये बहुत याद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी वजह से मैंने लिखा है यहाँ पे 7C5 इज इक्वल्स टू 7C7 माइनस 5। ठीक, तो दैट इज इक्वल्स टू 7C2, राइट। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया। क्लियर हो गई बात? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर्स सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में पूछे हैं, एक 23 में एक 24 में ऐसे ही सवाल पूछा है कि भाई 9 प्लेयर्स में से 5 सिलेक्ट करने, लेकिन 2 प्लेयर्स को हमेशा एक्सक्लूड करना है। बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, यहाँ एक्सक्लूड लिखा है, वहां लिखा था नॉट इंक्लूड, तो दोनों सेम ही होता है। नॉट इंक्लूड एंड एक्सक्लूड दोनों सेम ही हो गया। तो यहाँ 9 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, 2 कभी नहीं आएंगे। तो बेसिकली वही है, 7C5 ही यहाँ भी करना है, दैट विल बी 7C2 एंड 21 विल बी द आंसर। आंसर भी सेम, देख रहे हो ऐसे सवाल आते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में पूछा गया है सवाल है ये, एक ही टाइप का क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में पूछा गया और आप समझिए कि सेम ही आंसर भी आ रहा है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, देखते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन करवाया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स विथ ऑल डिजिट्स डिफरेंट फ्रॉम S कैन बी मेड विच आर लेस देन 500। अब आपको यहीं पे सारा खेल यही करना है कि लेस देन 500 होना चाहिए, लेस देन 500। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स हमेशा बना लो। अच्छा, अब जब कोई नंबर 500 से छोटा है तो उसका जो 100 प्लेस है ये तो 5 से कम ही होगा। हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? 2 3 4 5 6 7 और 9, 8 9, इन नंबर्स को हमें फिल करना है। अच्छा, यहाँ पे
फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस हैं, है कि नहीं? सिर्फ 3 चॉइसेस है 2, 3, 4, क्योंकि अगर 5 और उससे बड़े नंबर मैंने भर दिए यहाँ पे तो ये नंबर 500 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस है, बट यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने इन तीनों में से एक नंबर तो यहाँ भर दिया, यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस है? तो यहाँ आप देखोगे टोटल 3, 3, 6, 1, 7 नंबर थे, एक यहाँ भर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 6 चॉइसेस बची, यहाँ पे 5 चॉइसेस बची। तो टोटल जो नंबर था दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 छक्का 30 और 30 तिहाई 90, 90 इज द राइट आंसर, राइट? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और देखते हैं जरा, ये देखिए ऐसा ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझने वाला क्वेश्चन था। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जरा पूछा क्या है और बताया क्या था। मैंने ये आपको रिजल्ट लिखवाया कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन अप टू NCN जो है ये 2 टू द पावर n है, ये होता है, ठीक। अब इसने शुरू कहां से किया, 1 से 2 से अप टू, मतलब इसने पूछा है NC1 प्लस NC2 अप टू NCN तक की वैल्यू बताओ, यही तो पूछा है। अच्छा, जीरो वाला टर्म होता तो 2 टू द पावर n होता, एक नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0? दैट इज 1। तो इस पूरे में से 1 माइनस कर दो तो आंसर 2 टू द पावर n माइनस 1 नहीं हो जाएगा? एकदम सिंपल सा सवाल था कि व्हाट इज दिस, तो 2 टू द पावर n माइनस 1, आपको ये चेक करना था कि इनमें से कौन सा वैल्यू है। अब ये सब जीपी है, ये क्या है, जीपी है। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो ये क्या है, जीपी है। अगर आप जीपी को सॉल्व करना आता है तो आप बहुत आसानी से आंसर बता सकते थे। यू हैव टू कंपेयर कि किसका 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा। क्लियर हुई बात? अब मैं यहाँ पे जीपी, जैसे एक जीपी कुछ आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये लिखा है 2 2 स्क्वायर 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब सो ऑन अप टू 2 टू द पावर n। तो देखो यहाँ a है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल्स टू 2, तो Sn होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी सीरीज है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। और ये Sn है, तो यहाँ अगर आप लिखोगे 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। ये 1 से शुरू हुआ था, n तक गया था, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, ये आ रहा है इसका, ठीक। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये आ रहा है 2 इंटू 2 टू द पावर, हमें चाहिए क्या, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो आप इसको भी सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कोई एक आंसर आ जाएगा, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे का यही तो है, कुछ और नहीं है। यहां से यहां तक का सम जो है वो आ रहा है ये, इसमें अगर प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा, यहां तक क्या करेंगे, यहां तक क्या करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट दिस, राइट। क्लियर हो गई बात? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे दिखने में थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, कठिन है, बट है बहुत आसान। आप सिंपल सी बात बताओ, ये लिखा है, जो भी लिखा है C5121 C5122 अप टू C5130 तक लिखा है, ठीक। और अगर आपको वैल्यू निकालनी है, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 51C21 माइनस 51C22 प्लस 51C23 सो ऑन और लास्ट का माइनस साइन के साथ लिखा है 51C30, ठीक। आप जरा लास्ट टर्म देखो, इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है 51C30, क्या मैंने ये नहीं पढ़ा है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R? तो अगर मैं 51C30 सॉरी जो भी लिखा है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 51C30, तो क्या ये 51C51 माइनस 30 के बराबर नहीं होगा? दैट इज 51C21 के बराबर नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो पहला और लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, एवरी टर्म विल बी कैंसिल्ड आउट इवेंचुअली, और आंसर जो आएगा दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जीरो आएगा, राइट। C51 माइनस C51 जीरो, दैट इज जीरो। तो आपको सी आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और होप करता हूं कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।
और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, वन शॉट सीरीज हमारी अच्छी लगी होगी। आप जुड़े रहिए, और भी चैप्टर्स के आपको वन शॉट मिलेंगे और भी हम डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं क्लियर हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन 2 महीनों में उतने चैप्टर्स कर दें कि आपको जो मैथ्स का डर है दैट इज 75 मार्क्स से प्लस आपका मैथ्स में आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय। जय हिंद।